नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 9th का एक और वीडियो आप सबके सामने लेके आए हुए हैं जिसका नाम है चैप्टर 4 परमाणु संरचना। इसके हम जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन सभी की बात करने वाले हैं। तो जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं जो कम पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और जस्ट इसके पहले का एक और वीडियो देख लेते हैं, तो चैप्टर 4 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, वो सारे कवर अप हो जाएंगे और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं और इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो हमारा आज का एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी तत्व के समस्थानिक रासायनिक रूप से समान क्यों होते हैं। तो अगर हम बात करें समस्थानिकों की, तो समस्थानिक होते क्या हैं, आखिर हम उसको देखें तो समस्थानिक वो होते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु संरचना और उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, ऐसे तत्वों के समूह को हम समस्थानिक कहते हैं। अब जो परमाणु संख्या होती है, देखिए ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, जो परमाणु संख्या होती है, इस परमाणु संख्या का मतलब ये होता है कि एक तत्व के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन की संख्या है। मतलब जो हमारी परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और हम सभी जानते हैं कि परमाणु अपने आप में विद्युत उदासीन है। कहने का मतलब ये है कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलने वाले हैं। तो परमाणु के जितने भी रासायनिक गुण हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉन कौन से, जो कि अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इसके आंसर की ओर बढ़ें कि समस्थानिक जितने भी होते हैं उन सभी समस्थानिक रासायनिक रूप से समान कैसे होते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आंसर हमारे पास निकल के आता है कि हर एक परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं उन्हीं की संख्या के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अंतिम कोश की होती है वो रासायनिक गुणों में निर्भर करती है किसी भी तत्व की। तो यहाँ पे जो समस्थानिक हैं उनमें क्या होगा, उनकी जो अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उन पर निर्भर करेंगे उनके रासायनिक गुण। इसीलिए जितने भी समस्थानिक हैं वो सभी रासायनिक गुण से कैसे होते हैं, समान होते हैं। आइए एक बार इसे हम अच्छे से स्टडी करते हैं। तो समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या भी कैसी होती है, समान होती है। चूँकि रासायनिक गुण संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं, इसलिए समस्थानिक रासायनिक रूप से कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन को और आप आसानी से समझ गए होंगे। और चलिए हम आगे बात करते हैं, और इससे पहले कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करते रहना है, सपोर्ट करते रहना है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये जो आपका चैप्टर 4 है, इस चैप्टर 4 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मुझे लगता है, जो टॉपिक महत्वपूर्ण लगता है, वो यही मुझे लगता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। अब जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने परमाणु की संरचना को बताने के लिए अपना एक अलग मॉडल बनाया, और ये मॉडल एक थोड़ा सा बड़ा मॉडल है इनका, और इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही ध्यान से देखें। साथ ही इस क्वेश्चन से जितने भी इस क्वेश्चन को करने से हो सकता है आपके जो एग्ज़ाम में है वो छोटा क्वेश्चन बन के आए, तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आपका रदरफोर्ड का मॉडल है, तो इस रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया कैसे था। तो यहाँ आप देख सकते हो चित्र में साफ साफ दिखा है कि रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ किया। और फोटोग्राफिक फिल्म किसके चारों ओर लगाई थी इन्होंने, यहाँ पे एक गोल्ड की पॉलीथीन लगाई थी। पॉलीथीन का मतलब है
जो सोना है हमारा, गोल्ड होता है, उसको इतने पतले लेयर में उसको कन्वर्ट किया और उसे वहाँ पे लगा दिया कि उस लेयर में केवल और केवल हमें परमाणु देखने को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने का ही उपयोग क्यों किया था रदरफोर्ड ने, तो उसका कारण यही है कि सोना अत्यंत कैसा होता है, तन्यता वाला धातु होती है जिसको सबसे ज़्यादा ताना जा सकता है। साथ ही सोना बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है, मतलब उसको हम एक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कारण से उन्होंने सोने को यूज़ किया। अब इन्होंने किया क्या, यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म लगाई, साथ ही इस फोटोग्राफिक फिल्म में उन्होंने सोने की पतली पन्नी को घेर दिया और यहाँ से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने अल्फ़ा किरणों को भेजा और सोने की पतली पन्नी पर जाने दिया। इससे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए और ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण किए। तो उन्होंने क्या प्रेक्षण किए, आइए हम इसे समझते हैं। उन्होंने ऐसे प्रेक्षण किए कि पहला तो क्या था कि जो अधिकांश अल्फ़ा कण थे वो कैसे हो गए थे, वो अपने मार्ग से बिल्कुल भी नहीं बहके डायरेक्ट सीधे गए और फोटोग्राफिक फिल्म से टकरा जाते हैं। इसके बाद जो उन्होंने दूसरी चीज़ देखी वो ये देखी, कुछ ऐसे अल्फ़ा कण थे जो सूक्ष्म कोण से यहाँ पे विक्षेपित हो गए। मतलब वहाँ पे थोड़े से, जिस मार्ग पे वो जा रहे थे, थोड़े से कण ऐसे थे कि जो वहाँ से विक्षेपित हो गए, अपने मार्ग से रास्ता थोड़ा सा भटक गए। और तीसरी जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, थर्ड, वो ये था कि 12,000 में से कोई एक कण ऐसा था जो गया और अपने मार्ग से सीधे ही वापस आ गया, उसी मार्ग पे वापस आ गया। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। और आइए इसे हम आगे समझते हैं। ये बिल्कुल डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो प्रेक्षण किए, कौन कौन से प्रेक्षण किए थे। वो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले कुछ अल्फ़ा कण क्या हो गए थे, कुछ अल्फ़ा कण मार्ग से सीधे निकल गए। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या देखी, कुछ अल्फ़ा कण सूक्ष्म कोण से कैसे हो गए, विक्षेपित हो गए। और 12,000 में से कोई एक कण ऐसा था जो अपने मार्ग पर 180 अंश के कोण से वापस आ गया, मतलब जिस मार्ग पे जा रहा था उसी मार्ग से तुरंत वापस भी आ गया। फिर ये जो उनके प्रेक्षण थे, इन प्रेक्षणों के आधार पे उन्होंने कुछ रिजल्ट भी निकाले, कुछ परिणाम भी दिए। तो उन्होंने क्या परिणाम दिया था वो हम लोग देखते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाए पेपर में कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या परिणाम दिए थे, क्या उनके रिजल्ट निकले थे, तो केवल रिजल्ट भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ऐसा हो जाए कि केवल वो प्रेक्षण पूछ लें, हो सकता है ऐसा हो जाए कि वो या तो ये पूछ लें कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमी क्या थी, उन्होंने सोने की पतली पन्नी का ही उपयोग क्यों किया। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर एक बड़ा सा क्वेश्चन बनता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो वो सीधा यही बनेगा कि रदरफोर्ड के मॉडल का वर्णन कीजिए, जिसमें आपको प्रेक्षण, परिणाम और कमियां सब कुछ उसमें ऐड करनी होंगी। तो आइए हम देखते हैं इन्होंने क्या इसके आधार पे, प्रेक्षणों के आधार पे क्या परिणाम निकाले थे। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खाली है। तो देखिए यहाँ पे जो पहली लाइन हम लोग ने पढ़ी कि अल्फ़ा कण क्या थे, मार्ग से सीधे निकल गए। अगर अल्फ़ा कण मार्ग से सीधे निकल गए तो इसका मतलब ये है कि जो परमाणु है अधिकांश भाग उसका कैसा होगा, खाली होगा, खोखला होगा, रास्ता साफ उसे मिला अल्फ़ा कणों को, तो वो मार्ग से सीधे कैसे निकल गए। दूसरी चीज़ उन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो ये था कि नाभिक अत्यंत कैसा है, सूक्ष्म है। नाभिक बहुत ही छोटा है। नाभिक का मतलब है कि परमाणु का धनावेश, तो वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब इतना छोटा है कि वो हमारे जो अल्फ़ा पार्टिकल गए थे वो उनसे नहीं टकरा सके, तो नाभिक अत्यंत छोटा है। फिर इसके बाद है नाभिक के चारों ओर इन्होंने एक और चीज़ बताई, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं, मतलब गोल 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 घूमते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। फिर उन्होंने ये बताया अगली बात कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूमते हैं, इसलिए यह परमाणु मॉडल है यह सौर मंडल से मिलता जुलता है। जैसे कि परमाणु का जो नाभिक है उसे इन्होंने सूर्य कहा, और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन हैं उनको ग्रह के रूप में हम मान सकते हैं। तो ग्रह जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही इन्होंने बताया कि नाभिक की परिक्रमा इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। अंतिम जो बात बताई वो थी नाभिक
इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो नाभिक होता है, नाभिक का मतलब है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन मतलब धनावेश होता है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन जो कि हम सभी जानते हैं परमाणु में उपस्थित एक ऋणावेशित कण है, तो धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है। मोटी मोटी बात हमारे लिए रदरफोर्ड ने ये बताई, जो आज भी सत्य है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसकी कमियां। भाई रदरफोर्ड की मॉडल की कुछ कमियां भी होंगी, तभी इससे आगे एक बोर का मॉडल भी आया था। तो यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे पहली कमी देखिए, अगर हम समझें तो जो रदरफोर्ड है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों ओर वृत्ताकार गति कर रहा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षित कर रहा है, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। नाभिक ये है हमारा, जो कि प्लस करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति करेगा, साथ ही धीरे धीरे करके नाभिक के पास जाएगा, जो कि इस तरह से इसको दिखाया गया है। और एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु कैसा हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो वास्तव में परमाणु विखंडित नहीं होता है, अर्थात ये क्या हुआ, रदरफोर्ड के मॉडल की एक बहुत बड़ी ही कमी है, जो कि वो नहीं बता पाए थे। इसके अलावा एक चीज़ और उन्होंने एक कमी समझ आती है, वो ये था कि रदरफोर्ड यह नहीं समझा सके थे कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है, अगर परमाणु का स्पेक्ट्रम निकाला जाए या इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम निकाला जाए तो वो रैखिक होता है, जो कि सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा घूमता रहता है चारों ओर, तो अगर घूमता रहता है एक ही गति में, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन का जो आपका स्पेक्ट्रम आएगा वो कैसा आना चाहिए, सतत आना चाहिए। तो वो सतत ना आकर लाइन स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिल रहा था। तो इसलिए ये भी उनकी एक कमी थी कि वो ये भी नहीं बता पाए थे कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम हमको क्यों मिल रहा है। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं, आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त किसी और धातु की पन्नी पर संभव था? तो भाई सीधी सी बात है, वो पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारे सोना था, सोना कैसा है, सोना एकदम तन्यता वाला धातु है, साथ ही आघातवर्त धातु है, इसलिए सोने पे ही वो संभव था, कोई अन्य धातु पर नहीं था। क्योंकि सोने को हम इतनी पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि केवल हमें उसमें परमाणु देखने को मिलते हैं। तो इसमें का आंसर वही है कि वह जो रदरफोर्ड का मॉडल है या रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग है, ये सोने के अतिरिक्त किसी और धातु पे संभव नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है संयोजकता किसे कहते हैं। देखिए इस वीडियो में हम केवल वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम पूरा चैप्टर तो मैंने नहीं है डाला है, जो कि कम समय में अच्छी तैयारी के लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हमने चैप्टर 4 से ही रिलेटेड जो हैं उन्हीं को डिस्कस किया है, और यहाँ पे भी चैप्टर 4 के ही क्वेश्चन हम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ अदर क्वेश्चंस जिस भी चैप्टर के आप चाहते हैं एक बार कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आपको वो वीडियोस भी प्रोवाइड ज़रूर से करवाऊँगा। चलिए अभी हम अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, संयोजकता वो कहलाता है कि जैसे जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु हैं, परमाणु क्या करते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं वो अपने अंतिम कोश को कैसा करना चाहते हैं, या तो पूरा भरा रहे, या फिर वो ये चाहते हैं कि या तो हमारा अंतिम कोश पूरा खाली रहे, तभी क्या होते हैं वो अपने आप में स्थायी होते हैं। तो अब होता ऐसा है कि ये जो परमाणु हैं इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अलग अलग कक्षाओं में डिवाइड किया जाता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, और बाकी फिर जितनी भी कक्षाएं उस परमाणु की होती हैं, उस परमाणु की जितनी भी कक्षाएं होती हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बारी बारी से हम फिल करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें समझने वाली बात ये है कि संयोजकता हम उसे कहते हैं
कि जितने भी तत्व हैं वो स्थायी रहना चाहते हैं, एक बात तो ये है। साथ ही दूसरी बात ये है कि वो अंतिम कोश जब उनका या तो भरा हुआ रहे या फिर पूर्ण रूप से खाली रहे, तब वो क्या हो पाएंगे, स्थायी हो पाएंगे। अब होता ये है कि उस अंतिम कोश को भरने के लिए या खाली करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, अब कैसे होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, एक्स्ट्रा आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आप उसको कम कर दो, या फिर वो क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उन इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करेगा या गेन करेगा। तो इससे क्या होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। आइए इसे हम एक बार पढ़ते हैं। तो प्रत्येक तत्व अपने स्थायी रहने के लिए अपने अंतिम कोश को पूर्ण भरा रखना चाहता है या फिर पूर्ण खाली रखना चाहता है। एक तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उस संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, और ये जो 12 परमाणु क्रमांक है, अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो वो होगा आपका 2, 8 और 2। इसके बाहरी कोश में सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप समझिए, या तो इसका अष्टक पूरा हो, अष्टक पूरा करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और अष्टक खाली करने के लिए इसे केवल 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा सा कठिन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना एकदम आसान सी बात होगी। इसलिए जो हमारा मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इस हिसाब से इसकी जो संयोजकता है वो कितनी होगी, 2 होगी, और इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी, यही हमने बताया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि 4 चैप्टर से रिलेटेड थे। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, साथ ही आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। धन्यवाद।